हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कप्रवान मैथ्स में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का बैच। ठीक है, तो कई बच्चे जिन्होंने कॉमर्स ली होगी विद मैथ्स या पीसीएम ली होगी आपने, ठीक है ना। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 11th की मैथ्स कैसी है, ठीक है ना सर, वो 10th जैसी है या क्या है, ज्यादा हार्ड है या ज्यादा इजी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि 11th की मैथ देखो भाई, जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए थे तो ऑब्वियस बात है आपको 9th क्लास के लगा होगा, हार्ड लगा होगा कि अरे ये क्या आ गया, अरे इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है। बट जैसे ही आप 10th क्लास में आए होंगे तो आपको 10th क्लास इजी लगी होगी थोड़ा, कि अरे ये तो पढ़ रखा है हमने 9th क्लास में, ये तो ये है। क्लियर है भाई। वैसे ही 11th क्लास जो होती है आपकी फ्रेश क्लास होती है, इसमें ऐसी ऐसी चीज पढ़ोगे जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, या जो पढ़ी है वो बहुत ऊपर लेवल में पढ़ोगे आप। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल लगेगा कि हाँ भाई 11th क्लास में तो बहुत कुछ है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। अब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपका समझ लो 1% है, ठीक है ना, आपका 1 से 2% है 11th की ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का। अब बहुत बड़े लेवल में है ट्रिग्नोमेट्री आपकी 11th क्लास में। तो मगर क्या होगा, वो शुरू शुरू में आपको लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप एडजस्ट हो जाओगे, आप अच्छे से 11th क्लास पढ़ लोगे, आपको 12th क्लास इजी लगेगी। क्लियर है ना भाई। तो आपको घबराना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, और हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में ध्यान दो बस, नंबर कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो आ ही जाएंगे। आप एक एक चीज को कॉन्सेप्ट समझो बस। क्लियर है भाई। तो आपके यहां पर जो क्या नाम है चैप्टर है 11th क्लास में, वो 16 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट आपके 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। आप नई बुक लोगे, वैसे भी अब तो नई बुक आ गई है, सबको सिलेबस पता चली जाता है, क्योंकि जो नई बुक में है वही चैप्टर पढ़ने हैं। तो वैसे आपको 4 चैप्टर नहीं पढ़ना, और एक शायद आपका 14 चैप्टर होगा जो आपको नहीं पढ़ना, बाकी आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और जो चैप्टर में आपका डिलीटेड पार्ट हट रहा है वो नई बुक से हटा ही दिया है, ठीक है ना। तो आपको अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है, आपको सब पता होगा अगर आप नई बुक के हिसाब से देखो तो। नई बुक में पूरा वो सिलेबस है जो आपको करना है एक्चुअल में, ठीक है भाई। तो आप घबराना मत, बस कुछ दिन का पेशेंस रखना कि हाँ भाई हमें सीखना है, फिर जैसे ही आप ले बनाना चालू कर दोगे आपको चीजें इजी लगने लग जाएगी। क्लियर है भाई। तो आते हैं हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स, ठीक है भाई। अब सबसे पहले ये सेट्स होता क्या है भाई, बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा तो आप समझना भी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। कोई दिक्कत मत लेना, बहुत अच्छे से बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन भाड़ में गया, बाद में देखेंगे क्वेश्चंस को, पहले हम आराम से, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको बारीकी से समझा सकूं कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले सेट्स का डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है ना। तो सेट्स की डेफिनेशन कहती है कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। भाई आपकी डेफिनेशन जो कहती है वो कहती है कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या फिर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो ये बोल लगा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। क्या बोला है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो भाई इसका मतलब क्या होता है सेट्स में, इन चीज का जो भी मैंने लिखा है, इसमें आपको 3 चीज आएगी जो समझनी है। आपको समझना है वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, कलेक्शन किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। भाई 3 ही चीज तो है इसमें, आप डेफिनेशन समझ जाओगे। तो 2 चीज तो हमें पता है भाई, हमें तो कलेक्शन पता है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, यही तो होता है ना कलेक्शन। जैसे बोला जाएगा कि भाई अपने क्लास के पार्टी है, क्लास के बच्चों का कलेक्शन कर लो, 100 रुपए लाने सबको। तो एक मॉनिटर होगा, वो क्या करेगा, 100 रुपए इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा उन बच्चों से, ठीक है ना। किसी चीज के अंदर कलेक्शन करेगा, या किसी बॉक्स में रख देगा, या अपने पर्स में कलेक्शन कर लेगा,
ठीक है ना। तो ये होता है कलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? कोई वस्तु, यानी कि जिस भी चीज को मैं देख सकता हूं वो सब मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन, मैं, आप, हम सब एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है भाई? ये होता है ऑब्जेक्ट मतलब। अब मेन चीज आती है, ये वेल डिफाइंड क्या होता है। यही डेफिनेशन को थोड़ा सा यही चीज का दिक्कत है कि हमें ये नहीं पता बस वेल डिफाइंड क्या होता है। तो कई बच्चे, मैं बोलता हूं बच्चा भाई वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वो बोलता है जो अच्छी तरीके से डिफाइन हो। तो भाई ये अच्छी तरीके से डिफाइन क्या होता है? ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का मैं एक सिंपल मीनिंग बताऊंगा आपको, बस उस मीनिंग को याद रखना, आप समझ जाओगे। वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि एक ऐसा ट्रूथ, एक ऐसा सच जो यूनिवर्स में कोई भी झुटला ना सके, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई मेरा नाम मनीष है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरा नाम मनीष है, वो तो मनीष ही है भाई, मेरा नाम कोई और तो ही ना है। वो अलग बात है कोई क्या नाम से पुकार रहा है वो उसके हेडेक है, बट मेरा नाम तो मनीष है। अगर मैंने बोला नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई यही तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसको कोई ये तो नहीं बोलेगा नहीं सर नेगेटिव वाले नंबर नहीं आए, तो भाई वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब इसको कोई झुटला तो नहीं सकता ना, यही नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब इसी चीज को वेल डिफाइंड बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वही चीज क्या कहलाती है आपकी? मतलब ये बोलना चाहता है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करो जो कि क्या हो? वेल डिफाइंड हो। जैसे यही बोला मैंने, नेचुरल नंबर का कलेक्शन करो, तो भाई नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो वो सभी एक ही बोलेंगे, तो उसका मतलब वो क्या होगा आपका? वेल डिफाइंड होगा। तो यानी कि वो क्या होगा आपका? सेट्स होगा। सिंपल मतलब। समझ में आ गया ना भाई क्या बोला मैंने? मैंने बोला आप अपनी फैमिली के मेंबर का कलेक्शन करो, आप अपनी फैमिली का मेंबर का कलेक्शन करो। तो अगर आपकी फैमिली में 4 है तो 4 ही बोलोगे, पड़ोस वाले भी 4 बोलेंगे, हम भी 4 बोलेंगे, पूरा आपका यूनिवर्स 4 बोलेगा। वो ये तो नहीं बोल देगा नहीं भाई आपके घर में तो 5 है, तो कैसे बोल देगा वो 5? 4 है तो 4 ही बोलेंगे। क्लियर है भाई आपको? तो ये आपका सेट्स का मतलब होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कि क्या हो आपका? वेल डिफाइंड हो। ठीक है भाई, हमने सेट्स पढ़ लिया, ठीक है ना। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो हमने ओरली पढ़ा। अरे भाई सेट्स क्या होता है, सेट्स क्या होता है, पढ़ लिया, ठीक है। कोई बोलेगा अरे लिख के तो दिखा सेट्स, कि सेट्स होता क्या है, कैसे दिखता है। तो सेट्स को 2 तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई। सेट्स को 2 तरीकों से लिखा जाता है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। सेट्स को 2 तरीकों से लिखा जाता है। पहला कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म, इसको एक और नाम से बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है भाई। और सेकंड फॉर्म होता है आपका क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है भाई। सेट्स को 2 तरीकों से लिखा जाता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म जिसे बोलते हैं हम टैबुलर फॉर्म, और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है भाई? अब जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन करो नेचुरल नंबर का। भाई तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये कलेक्शन करा इस तरीके से। तो ये जो है, ये जो मैंने मारा है इसको बोलते हैं ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस। ये ब्रेसेस क्या होते हैं? कलेक्शन के निशान होते हैं, कलेक्शन के ब्रैकेट होते हैं। भाई अगर आप मैं बोलूं भाई जरा कलेक्शन कर लेना जरा किसी चीज का। जैसे मैं बोलता हूं ना, मुझे ना थोड़ा सा शौक है कलेक्शन करने का, किसी चीज का बोलो या किसी सिक्के का कलेक्शन करने का शौक बोलो, तो मैं कलेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना कर दूंगा, फेंक दूंगा कहीं भी।
मैं कलेक्शन करूंगा किसी बॉक्स के अंदर करूंगा, ठीक है ना, किसी के गुल्लक के अंदर करूंगा, मैं किसी ना किसी चीज के अंदर कलेक्शन करूंगा। तो कलेक्शन के लिए इसलिए ये बनाया गया है आपका। तो जब भी बोलूं कलेक्शन करो किसी चीज का, तो आप ब्रेसेस के अंदर करोगे। अब हम कलेक्शन किसका करते हैं? ऑब्जेक्ट्स का। कोई तो चीज होनी चाहिए जिसका हम कलेक्शन करें। तो ये जो होता है इन्हें ये ऑब्जेक्ट्स। बट अब आप इसको ऑब्जेक्ट्स रीड मत करना, अब इसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। इसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। तो ये आपका कलेक्शन किसका हुआ? एलिमेंट्स का हुआ, नेचुरल नंबर का हुआ। ठीक है भाई। अब ये क्या है? ठीक है ना। अब मैंने बताया कि दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जो कलेक्शन ब्रेसिस के अंदर एलिमेंट्सों को कोमास के द्वारा सेपरेट करे। ठीक है ना, ब्रेसिस के अंदर एलिमेंट्स को कोमास के द्वारा सेपरेट करे। यही मेरा क्या कहलाता है? आपका रोस्टर फॉर्म। यही है आपकी रोस्टर फॉर्म, याद रखना, यही है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है भाई रोस्टर फॉर्म आपको? और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, सेट्स को जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आप किससे कर रहे हो मुझे दिक्कत नहीं है, कौन सा अल्फाबेट से कर रहे हो, ए से, बी से, सी से, जेड से, किसी से भी करो, बट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना। चाहे आप किसी से भी करो बट कैपिटल होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से होते हैं। ए बी सी होगा बट स्मॉल लेटर होंगे, कैपिटल नहीं होंगे। याद कर, समझ में आ गया भाई कि जो सेट्स होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा जिसको डिनोट करोगे सेट को, और जो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर में डिनोट होंगे। ठीक है ना, क्लियर है भाई? अब अगर ये है सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई? तो भाई ये जो स्टेटमेंट होती है, रोस्टर फॉर्म मतलब सिंपल मतलब होता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसी को आपका क्या बोलता है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हुआ भाई? स्टेटमेंट क्या होती है? या तो ट्रू या तो फॉल्स हो, वो एक स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने बोला माय नेम इज मनीष, स्टेटमेंट है। ठीक है ना, 2 इज अ प्राइम नंबर, स्टेटमेंट है। बट जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल हो, जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल हो, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर मैंने बोला था, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि मैथ से रिलेट कर रही है। ठीक है ना, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दो, तो ये भी तो एक स्टेटमेंट थी, कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो यही आपका आंसर है, यही आपका सेट बिल्डर है। पर लिखने का तरीका कैसे है? देखो, सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले इन सारे एलिमेंट को मैं बोलूंगा एक्स। हमेशा जो भी एलिमेंट होगा उसको आप बोल दोगे ये तो भाई ये सारे के सारे एक्स है। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट होंगे उनको क्या बोल देना आप? एक्स। ठीक है, अब दो निशान मानना, ये क्या है? सच दैट। देख लो भाई, ये दो डॉट क्या है आपके? सच दैट। मतलब मैं अब एक्स को डिफाइन करने जा रहा हूं, एक्स एक्चुअल में है क्या। तो क्या है एक्स? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से डिफाइन करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स आपका क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो सारे नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई नंबर नहीं छूट रहा। तो इस तरीके से लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म यानी कि टैबुलर फॉर्म को, और इस तरीके से लिखा जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म को। समझ में आया भाई? सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीकों से। दिखता कैसा है? अब सेट्स इस तरीके से दिखता है आपका। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना, मैंने एक सेट पकड़ा है। सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बिलोंग्स। बिलोंग्स कभी आपने सुना ये वर्ड? आई थिंक आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से तो सुना होगा। जैसे सपोज मैं दिल्ली में रह रहा हूं, ठीक है, बट मैं कहां का हूं? उत्तराखंड का। मतलब मेरे पूर्वज लोग कहां थे? उत्तराखंड के। मेरे पापा, मेरे दादा सब उत्तराखंड से। उत्तराखंड के, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि याद है आपको कभी आपके कोई पेरेंट्स या रिश्तेदार या कोई भी आपका मतलब
कोई बाहर वाला, पेरेंट्स तो क्यों पूछेंगे, उन्हें तो पता ही है, खैर बाहर वाला कोई पूछता होगा आपसे क्वेश्चन कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कभी आपने ये वर्ड सुना होगा आई थिंक आपने, कि आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में रहते हो, बट बिलोंग कहां से करते हो, जहां से आपके पूर्वज थे। जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, क्योंकि हमारे तो भाई उत्तराखंड से ही तो अब आए हैं दिल्ली, माइग्रेट हुए हैं ना हम, तो यहां के थोड़े ना हम दिल्ली के। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, यानी कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, ठीक है ना। ये बिलोंग्स का मतलब होता था एक्चुअल में, हम इसको बिलोंग्स का मतलब बोलते हैं कि हम वहां के रहने वाले हैं, ठीक है भाई। अब वैसे ही सेट्स के अंदर की कहानी है। अगर मैंने बोला ये सेट से इसके एलिमेंट्स है, ये निशान देख रहे हो, ऐसे करके मारते हैं, थोड़ा सीसा बनाओ और एक लाइन खींच दो, ये निशान होता है बिलोंग्स टू का। क्या 2A पर बिलोंग्स कर रहा है, मतलब क्या ये 2 जो है वो सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है, उससे है, हां है। ये देखो, जैसे में ये रूम है, अगर मैं बोलूं क्या इस रूम में मेरे फादर बिलोंग्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो है ही नहीं इस रूम के अंदर, ठीक है ना, वो इस रूम में नहीं है, तो उसका मतलब वो यहां से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर ही नहीं रहे। जैसा मेरा दोस्त है, अब मेरा फ्रेंड, मैं बोलूं वो मेरा फ्रेंड पंजाबी है, पंजाब साइड से रहता है, मैं बोलूं क्या वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि वो स्टेट का है ही नहीं, तो वो उससे बिलोंग ही नहीं करता। क्लियर है ना भाई। तो वैसे ही सेम चीज यहां पर है, 2 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, मगर अगर मैं बोलूं 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं कर रहा, तो उसको लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि वो यहां से आपका बिलोंग नहीं कर रहा। समझ में आया भाई बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल सेट्स बता रहा हूं मैं आपको, भाई आपको ये तो पता है ना, क्या रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, रियल नंबर किसे कहते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा है हमने रियल नंबर, जो क्या हो, रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता हो, जो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता हो। रेशनल मतलब, ठीक है ना, रियल नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, सारे नंबर ही आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, बट एक नंबर नहीं कर सकते, उसका चैप्टर भी पढ़ोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता कभी, बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, नंबर प्लस वाले, माइनस वाले, पॉइंट वाले, रूट वाले, सब रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर के अंदर 2 आते थे, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना, तो आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैथमेटिकल सेट्स में सबसे पहला सेट्स होता है नेचुरल नंबर। भाई क्या मैं नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, हां लिख सकता हूं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये रहा, ठीक है, इसको एन से लिखते हैं, एन से लिख दिया। क्या मैं होल नंबर को सेट्स में लिख सकता हूं, हां लिख सकता हूं, रोस्टर फॉर्म में, ये रहा। क्या मैं इंटीजर्स को, जेड से दिखाते हैं, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, हां लिख सकता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रहा। अब पॉजिटिव इंटीजर में भी 2 इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और नेगेटिव इंटीजर तो ये हो गया आपका -1 -2, इस तरीके से। ये 0 नहीं आता, 0 एक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, ना वो पॉजिटिव के अंदर आता है ना वो नेगेटिव के अंदर आता है। 6, क्या मैं रेशनल नंबर को लिख सकता हूं, नहीं, रेशनल नंबर को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता भाई, कैसे लिख दोगे आप,
उसमें तो पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं। बताओ कौन सा पैटर्न बनाओगे? इनका एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है, 0 1 2 3 प्लस में माइनस में पैटर्न चल रहा है। भाई आप कैसे बना दोगे रेशनल नंबर का पैटर्न? क्योंकि वो तो पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं, 0 और 1 के बीच में ही आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो इसका तो कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं। तो रेशनल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते। ऐसी पॉजिटिव रेशनल नंबर को भी आप उसमें नहीं लिख सकते, पॉजिटिव रेशनल नंबर को भी आप नहीं लिख सकते, ये ना नेगेटिव रेशनल नंबर को लिख सकते हो। ऐसी आप इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते, टी से दिखा दो या आई से दिखा दो, जिससे भी दिखा दो। इरेशनल नंबर को भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ना आप किसको लिख सकते हो? रियल नंबर को। इनको आप, ये जो मैंने लिखवाए मैथमेटिकल सेट्स, मतलब आप किस सेट्स को, ठीक है ना, किस नंबर सिस्टम में किस नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, तो सिर्फ इन्हीं को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इनको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये याद रखना, क्या पता 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले इससे। क्लियर है ना भाई? कैसे करना है एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई एक क्वेश्चन देखना, जैसे क्वेश्चन आया कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। भाई मुझे इसको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है ये। तो भाई इक्वेशन क्या है आपकी? ये, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो जरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 2 - 1, तो आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा ये। तो 2 फैक्टर आए, x + 2 और x - 1, तो x की वैल्यू आएगी -2 और 1। तो यानी कि अगर ये किसके आए? इसके सॉल्यूशन आए, तो यानी कि इसके सॉल्यूशन का अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या लिखूंगा? -2, 1। भाई यही तो होता था ना रोस्टर फॉर्म, कि आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर दो कॉमास के द्वारा। कर दिया भाई मैंने। क्लियर है भाई? ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। ध्यान से देखना भाई क्या बोला इसने। x आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम है। अब अगर सपोज 40 से कम में x स्क्वायर की वैल्यू 39 लेता हूं, तो x की वैल्यू आएगी ±√39, जो कि गलत, क्योंकि √39 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, ये तो आपका इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि आपको x स्क्वायर के बराबर में 40 से कम वो वैल्यू लेनी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता हो, जिसका एग्जैक्ट आंसर आए। जैसे 36 का रूट क्या होता है भाई? +-6। जैसे 25 का रूट कितना होता है आपका? +-5। 16 4 होता है, 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1, इस तरीके से। तो आपके आंसर क्या बनेंगे भाई? अगर आप 36 लेते हो तो आंसर बनेगा +-6, मगर आपका ये बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब आप नेगेटिव वाला नंबर नहीं उतार सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसमें भी आएगा ये, अभी एक्सरसाइज में भी आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो आप 36 लोगे तो +6 आएगा, -6 वाला आप नहीं लोगे। ऐसे ही 36 के बाद कौन सा नंबर लोगे आप? 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। फिर इसके बाद क्या लोगे आप? 16। कितनी वैल्यू आएगी? 4। 9 पर कितनी आएगी? 3। 4 पर कितनी आएगी? 2। और लास्ट 1 पर कितनी आएगी? 1। वैसे तो मैं 0 भी ले सकता हूं, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है, मगर 0 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। याद रखना, अगर खाली आपको इंटीजर बोल दिया ना तो फिर 0 भी आएगा, बाकी ये तो आएंगे ही प्लस माइनस में।
क्लियर है? फिलहाल आपका आंसर ये रहा। ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है राइट द सेट 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। अब सेट बिल्डर फॉर्म में भाई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है, बट वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आए। अब जरा देखना क्या नंबर है, 1 4 9 16। मेरे ख्याल से अभी जो क्वेश्चन करा है उससे आप कुछ समझ रहे होंगे। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है भाई? इसको कैसे लिखोगे आप? x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर। अब ये n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n कहां बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर पर। आप 1 रखो, 1 का स्क्वायर, देखो आ गया। 2 रखो, 2 का स्क्वायर। 3 रखो, 3 का स्क्वायर। 4 रखो, 4 का स्क्वायर। ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो ये तो इनफाइनाइट है, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया ना भाई? ये क्यों लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर को आंसर आते जाएंगे आपके। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देखकर कि अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, अरे इसको सेट बिल्डर कैसे बनाए हम। तो आप फ्रैक्शन में मत देखो, इनके कनेक्शन देखो, पैटर्न देखो। तो आप देखो 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो आप जरा इनका कनेक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें अगर 1 प्लस करो तो नीचे वाला नंबर आ रहा है। 1 प्लस करो, 1 प्लस करो, 1 प्लस करो। तो इसका मतलब यह है, इसको कैसे लिखोगे? x सच दैट x बराबर ऊपर वाला अगर n है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? n+1। ऊपर वाले से एक ज्यादा है नीचे वाला। यही तो हो रहा है ना भाई, जहां पर n की जगह क्या क्या है आपका? 1 2 3 4 5 और 6। देख लो, अब रख लो सारे आंसर, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई कैसे करना है इसको आपको? ठीक है भाई, तो यह हमने पढ़ी 1.1 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। आप फ्रेश आए हो 11th क्लास में, तो आपको आराम से थोड़ा धैर्य रखना होगा, सब समझ में आएगा आपकी। क्लियर है? फिर भी ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये तो ठीक है चैप्टर ये वाला, तो ठीक है ना। क्लियर है भाई? तो इसको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपका एनसीईआरटी। क्लियर है भाई? तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अच्छे से इस वीडियो को देख लो और समझ लो।